देखो पहले ही बताया, हूण हिंगनू कबीले से संबंधित थे। मध्य एशिया, इधर रूस के ऊपर हिगनू कबीला था। ये हिगनू कबीला ही क्या है, हूण जनजाति के रूप में जाना जाता है। अत्यधिक युद्धक जनजाति है ये, और इसने पूरे मध्य एशिया में युद्ध से बड़े बड़े राजवंशों को नाश किया है। रोमन एम्पायर जैसे एम्पायर को खत्म कर दिया हूणों ने। यही हूण क्या है, भारत में प्रवेश करते हैं। अब भारत में प्रवेश तो लंबे समय से कर रहे थे। कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था तब हूणों का आक्रमण हुआ था, लेकिन यहाँ पे मजबूत शासक था तो उन्होंने हूणों को प्रवेश नहीं करने दिया। कुमार गुप्त ने भी हूणों को भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। स्कंद गुप्त ने भी उनको रोकने का सफल प्रयास किया। लेकिन फिर स्कंद गुप्त के बाद क्या है, गुप्त शासक कमजोर हो जाते हैं और हूण एक के बाद एक भारत में आक्रमण करते हैं। जैसे पहला आक्रमण तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ था, फिर उसका लड़का मेहरकुल आक्रमण करता है। पहला आक्रमण तोरमाड़ के नेतृत्व में, फिर उसका लड़का मेहरकुल आक्रमण करता है। तो आक्रमण तो ठीक है, सवाल यहां पर यह है कि इस आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, और प्रभाव बहुत गहरा है हूण आक्रमण का। गुप्त काल जिसे हम, भले हमने देखा था गोल्डन एज का मुद्दा हो, उस पर विवाद हो, लेकिन अविवादित रूप से इसे हिंदू धर्म का स्वर्ण काल कहते हैं। इस स्वर्ण काल को नष्ट कर दिया इन हूणों ने। गुप्त काल और लंबा चलता यदि हूण आक्रमण ना हुए होते। क्या है, कमजोर शासक भी गुप्तों के होते और वो आगे शासन चला के रखते, लेकिन हूणों ने क्या है ना कि बेसे कमजोर थे और आक्रमण हो गया और बर्बाद हो गए। तो यदि हूण नहीं होते तो शायद गुप्त और भी लंबा चलता। तो देखो गुप्तों का तो पतन हुआ ही, लेकिन इस हूण आक्रमण ने भारतीय जनजीवन पर भी गहरा प्रभाव पोड़ा। मतलब देखो, साम्राज्य का पतन किया, साम्राज्य का पतन किया, भारतीय जनजीवन को प्रभावित किया, और भारत में हूणों के एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित किया। ठीक है ना। तो देखो इनके प्रभावों को अपन एक एक करके देखे हैं कि हूण आक्रमण का प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य को गहरा आघात पहुंचाया। गुप्त साम्राज्य को गहरा आघात पहुंचाया, और इस आघात से गुप्त साम्राज्य दोबारा कभी उभर नहीं पाता है और वो गुप्तों का पतन हो जाता। मतलब गुप्तों के पतन में हूणों के आक्रमण की मुख्य भूमिका थी। दूसरा, भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में हूणों ने शासन किया। हूणों ने शासन किया तथा भारत की राजनीतिक, भारत की राजनीतिक स्थिरता व संतुलन को कमजोर किया। राजनीतिक स्थिरता व राजनीतिक संतुलन, संतुलन को कमजोर किया। भारत की राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक संतुलन को कमजोर किया। तीसरा पॉइंट, ये तो राजनीति पे बता दिया कि कैसे राजनीति को प्रभावित किया। तो आप देखो चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि हूणों के आक्रमण का पहला प्रभाव, तो पहला प्रभाव लिख दिया क्या है, राजनीतिक प्रभाव। और राजनीतिक प्रभाव में आप दो पॉइंट बता सकते हो कि गुप्तों का पतन हुआ, गुप्तों के पतन के बाद इन्होंने बड़े क्षेत्र पे अपना साम्राज्य तो स्थापित कर लिया,
लेकिन इन्होंने क्या है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करी और एक शक्ति संतुलन था उसको भी बर्बाद कर दिया। तो ये आप दोनों पॉलिटिकल इंपैक्ट के रूप में बता सकते हैं। फिर पॉलिटिकल इंपैक्ट के बाद आप क्या बता सकते हो, इकोनॉमिक इंपैक्ट, आर्थिक प्रभाव। और आर्थिक प्रभाव में आर्थिक प्रभाव में आप बता सकते हो कि हूणों ने नृशंस हत्या व लूटपाट की, नृशंस हत्या व लूटपाट की, और इन सब कारणों से अर्थव्यवस्था को काफी क्षति उठानी पड़ी, काफी क्षति उठानी पड़ी, अर्थव्यवस्था को काफी क्षति उठानी पड़ी। भाई लगातार युद्ध होंगे, लूटपाट होगी, तो जो व्यापार वाणिज्य और कृषि जो चल रहे थे वो सब बर्बाद हो जाएंगे, और जब वो बर्बाद हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था भी डूब जाएगी। देखो पहले ही बताया कि भाई जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो राजनीतिक स्थिरता या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तब तक विस्तार आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था भी विकसित नहीं होगी। तो यहाँ पे यही हुआ है कि हूण जो आक्रमणकारी के रूप में आए, डेली यही हो रहा है कि हत्याएं लूटपाट, तो अर्थव्यवस्था का पतन धीरे धीरे हो गया। फिर चौथा पॉइंट, ये तो अर्थव्यवस्था पे बता दिए, अब बताएंगे हम समाज। तो देखो हूण आक्रमण का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। व्यापक प्रभाव क्या पड़ा, देखो हूण हूण हिंदू धर्म को नष्ट करते हैं, हिंदुओं के जो भी मंदिर वगैरह जो प्रारंभ में बने हैं, बौद्धों के जो विहार बने, इन सबको नष्ट करते हैं, और ये हूण आगे चलकर हिंदू धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। समझ रहे ना, हिंदुओं का गोल्डन पीरियड को नष्ट करने के बाद हूण स्वयं हिंदू हो गए, और जब हिंदू स्वयं मतलब हूण स्वयं हिंदू हो गए तो इन्होंने क्या है, हिंदुओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण इनका खासकर क्या है, राजपूतों राजपूतों के कुछ वंशों में हूणों का मिश्रण हो जाता है, हूणों के रक्त का मिश्रण हो जाता है। ठीक है, इसलिए देखो जब राजपूत पढ़ेंगे तो राजपूत की उत्पत्ति के संदर्भ में एक मत दिया जाएगा कि ये हूण ही राजपूत है, राजपूत कोई दूसरे नहीं है, ये हूण ही है। तो इनने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मतलब देखो समाज में एक नई जाति का भी उद्भव हो रहा है, राजपूत फिर इनको थोड़ा सा अपने से अलग करेंगे तो एक अलग जाति के रूप में विकसित हो जाएगा। तो ये आप इस पे सामाजिक इंपैक्ट बता सकते हो। पांचवा, साहित्य एवं कला, या इसको सीधे संस्कृति पर प्रभाव लिख सकते हो कि हूणों का भारतीय साहित्य सभ्यता कला संस्कृति पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। हूणों ने हूणों ने देखो तक्षशिला, कौशाम्बी, हूणों ने तक्षशिला, कौशाम्बी, नालंदा और पाटलिपुत्र जैसे नगरों को नष्ट कर दिया, पाटलिपुत्र जैसे नगरों को ध्वस्त किया। ठीक है ना, और देखो यही वो नगर थे जो विद्या के केंद्र थे, कला के केंद्र थे, सब कुछ यही था, और इन्हीं को नष्ट कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षा, साहित्य और कला संस्कृति पर भी नकारात्मक इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो इस रूप में आप 5-6 बिंदुओं में आसानी से समझ सकते हो। राजनीतिक में एक पॉइंट और लिख सकते हो कि इनके प्रभाव से ही गणतंत्रों का भी नाश हो गया, पंजाब के आसपास के क्षेत्र में जो कुछ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो भी समय के साथ इनके कारण खत्म हो गई।
ठीक है, तो ये हूण आक्रमण का प्रभाव है। आप उसको अलग अलग भी बता सकते हो, मतलब देखो सीधे सीधे इसको इस रूप में ना लिख के आप इसको ऐसा ही बता सकते हो, हूण आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव, दूसरे पॉइंट में बता देंगे आर्थिक प्रभाव, तीसरे पॉइंट में बता देंगे सामाजिक प्रभाव, चौथे पॉइंट में बता देंगे साहित्य और कला पर प्रभाव, साहित्य कला आदि बिंदुओं पर प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में क्या बता देंगे कि गुप्त साम्राज्य का पतन कर दिया, भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ गई और जो शक्ति संतुलन था वो भी बर्बाद हो गया और जो छोटे मोटे गणतंत्र थे वो सदा के लिए नष्ट हो गए। आर्थिक प्रभाव में क्या बताएंगे, इनने नगरों को लूटा जिससे व्यापार वाणिज्य प्रभावित हुआ, कृषि प्रभावित हुई और अंततः अर्थव्यवस्था का पतन हो गया। इसलिए गुप्तोत्तर काल हमको देखते हैं आर्थिक रूप से कमजोर दिखाई देते हैं, उनके सिक्के मिलावटी, क्यों? क्योंकि अब अर्थव्यवस्था बची ही नहीं थी। सामाजिक रूप से क्या बता देंगे कि हूण भारतीय मतलब हिंदू धर्म को अपना लेते हैं और भारतीय समाज में ही प्रवेश कर जाते हैं और यहीं पे वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, मतलब वो भारतीय जो वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, अब उसमें भी हूण भी घुस गए हैं, तो समाज को भी व्यापक रूप से। और साहित्य कला में तो बताएंगे कि इनने जो साहित्य कला और विज्ञान के जो केंद्र थे, बड़े बड़े नगर थे, नगरों को लूट लिया, ध्वस्त कर दिया, बौद्ध विहारों को लूट लिया, हजारों की संख्या में विहारों और संघाराम को जला दिया गया। तो ये पूरी तरीके से क्या है, साहित्य और कला, मतलब देखो हूण आक्रमण भारतीयों की दृष्टि से बर्बादी का ही काल था, सब कुछ इनने बर्बाद कर दिया। आगे चल के अभी हम देखेंगे जब भारत पर अरब आक्रमण होगा, भारत पर तुर्कों का आक्रमण होगा, अरब और तुर्क भी इतना बर्बाद नहीं करते हैं जितना भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और कला को ये हूण क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन अब वो क्या है, चूंकि पुरानी बात हो गई है इसलिए अब इतिहास में हमको उसके रूप में नहीं देखते, नहीं तो इनने भारतीय पूरा जो उस समय का टाइम पीरियड है सबसे ज्यादा नकारात्मक इफेक्ट इन्हीं लोगों ने उत्पन्न किया। जो हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा था साहित्य कला और संस्कृति का, उसको तो पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और देखो इसी कारण क्या है, हूणों के बाद हमको कोई बड़ा राजनीतिक साम्राज्य दिखाई नहीं देता। हर्षवर्धन आएगा इसके बाद, लेकिन हर्षवर्धन का क्षेत्र भी बहुत सीमित रहेगा और फिर उसके बाद तो भारत में 300-400 साल तक कोई ढंग का हमको शासक दिखाई नहीं देगा। तो ये हूण आक्रमण का ही इंपैक्ट है कि अब हमको कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक शक्ति भारत में दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो गुप्तों के अंतिम समय में हूण आक्रमण होता है। तो फिर गुप्तों का जो बाद का पीरियड है उसको कहते हैं हम परवर्ती गुप्त। परवर्ती गुप्त, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान ले, क्योंकि ये वो गुप्त शासक है जो संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये लोग तो क्या है, गुप्त वंश के अंतर्गत हम इनको पढ़ लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो शासक आ रहे हैं उनके लिए हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं, परवर्ती गुप्त काल या परवर्ती गुप्त शासक। और परवर्ती गुप्त शासक क्या है, बहुत कमजोर साबित होते हैं। देखो हमने क्या है, कुमार गुप्त देखा था, कुमार गुप्त के बाद स्कंद गुप्त देखा था, फिर स्कंद गुप्त के बाद क्या है, छोटे छोटे नाम के भर के शासक हुए। एक पुरु गुप्त होता है, पुरु गुप्त के बाद कुमार गुप्त सेकंड होता है, कुमार गुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त द्वितीय के बाद होता है बुद्ध गुप्त, बुद्ध गुप्त, बुद्ध गुप्त और बुद्ध गुप्त के बाद एक गुप्त शासक बनता है नरसिंह गुप्त बालादित्य, नरसिंह गुप्त बालादित्य, नरसिंह गुप्त बालादित्य। एक के बाद एक शासक बदल रहे हैं, अपन को कोई का नाम याद नहीं रखना है। अब नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय क्या होता है, गुप्त साम्राज्य टूटेगा 3 भागों में। नरसिंह गुप्त बालादित्य के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य 3 भागों में विभक्त हो जाएगा। मगध, मगध में शासन करेगा नरसिंह गुप्त बालादित्य, ये तो यहीं बैठा है नरसिंह गुप्त मगध में। लेकिन 2 क्षेत्र,
एक मालवा वाला क्षेत्र है। मालवा में शासन आ जाएगा भानुगुप्त का, भानुगुप्त। और बंगाल में शासक हो जाएगा वैन्यगुप्त। बंगाल में कौन आ गया? वैन्यगुप्त। देखो हैं सब गुप्त ही, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? परवर्ती गुप्त शासक। तीनों जगह है और तीनों ही गुप्तों के वंशज हैं। लेकिन अब स्वाभाविक सी बात है कि सब कमजोर थे तो सबने अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर ली। नरसिंह गुप्त कह रहे हम भी महाराज, भानुगुप्त कह रहे हम भी आज से महाराज, और वैन्य बंगाल में वैन्य गुप्त कह रहा है कि हम भी आज से महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, तो ये एक दो तीन गुप्त शासक या तीन गुप्त राज्य हमको परवर्ती गुप्त काल में दिखाई देते हैं। 500 ईस्वी के बाद की बात है ये। अब ये वो टाइम पीरियड है जब हूण आक्रमण तीव्रता पकड़ता है। हूण बहुत पहले से, इसके 100-200 साल पहले से भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शक्तिशाली गुप्त शासकों ने उनको रोक के रखा। लेकिन ये गुप्त शासकों की कमी थी कि उनको केवल रोक के रखा। यदि उनको पीछे धका के आते या कोई ऐसी व्यवस्था कर पाते कि भारत में नहीं घुस सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो देखो जब ये तीन शासक बैठे हैं, इसी समय क्या होता है? तोरमाड़ का आक्रमण होता है। हूण शासक तोरमाड़ का आक्रमण होता है। हूण शासक तोरमाड़ का आक्रमण होता है, और इस तोरमाड़ के आक्रमण में भानुगुप्त मारा जाता है। कौन मारा जाता है? भानुगुप्त मारा जाता है। ठीक है, तोरमाड़ का आक्रमण हुआ, भानुगुप्त मारा गया। अब कौन कौन बचे? नरसिंहगुप्त, बालादित्य और वैन्यगुप्त। बंगाल में जो वैन्यगुप्त था, इस वैन्यगुप्त को प्रतिस्थापित करके वहां पे एक यशोधर्मन नामक व्यक्ति अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। यशोधर्मन, बंगाल में कौन आ गया? यशोधर्मन। अब ये यशोधर्मन कौन है, किस वंश से संबंधित है, माता पिता कौन, किसी की इतिहास में कोई जानकारी नहीं। मतलब देखो इतिहास का ये जो हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, इस टाइम पीरियड की क्या है, कोई बहुत विशेष जानकारी हमको दिखाई नहीं देती। छोटी मोटी ऐसी जानकारी मिलती है, जैसे अब यशोधर्मन नामक व्यक्ति आ गया, कौन आ गया, कहां से आ गया, क्या है, ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ इतना आता कि बंगाल में कोई यशोधर्मन नामक व्यक्ति शासन करता है जब तोरमाड़ का आक्रमण होता है, भानुगुप्त मारा जाता है। तो अब इस स्थिति में क्या करते हैं, यह नरसिंहगुप्त, बालादित्य और यशोधर्मन अपन दोनों उनका मिल जाते हैं। ये दोनों मिलके और तोरमाड़ पे आक्रमण करते हैं। तोरमाड़ पे आक्रमण करते हैं और परास्त करते हैं। और फिर देखो तोरमाड़ के बाद उसका लड़का मिहिरकुल, मिहिरकुल ये भी आक्रमण करता है इसी के साथ। ठीक है ना, दोनों को ये पराजित करते हैं और मिहिरकुल को तो क्या है, ये बंदी बना लेते हैं। मिहिरकुल को बंदी बना लेते हैं, लेकिन इस नरसिंहगुप्त बालादित्य के कारण इसको माफ कर दिया जाता है। उसकी मां उससे माफ करने को कहती है, माफ कर दिया है। यो मिहिरकुल कश्मीर भाग जाता है और फिर कश्मीर में कुछ समय तक शासन करता है और वहां पर उसने बहुत उत्पात मचाया, उससे मंदिरों को नष्ट किया। वो पूरी एक अलग कहानी है। ठीक है ना। तो देखो ये परवर्ती गुप्तों के समय हूणों का आक्रमण होता है और हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य पूरा और जो कमजोर था पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है। देखो मालवा तो खाली है, नरसिंहगुप्त और यशोधर्मन मिलकर हूणों को रोक लेते हैं, लेकिन कालांतर में ये जो यशोधर्मन है इसका इस पूरे क्षेत्र में शासन हो जाता है। यशोधर्मन बंगाल के साथ साथ मगध पर भी कब्जा कर लेता है। तो देखो जो गुप्त थे वो गुप्त अब खत्म हो गए और कौन आ गया, यशोधर्मन नामक एक व्यक्ति शासन करने लगा। लेकिन यशोधर्मन जैसे आया था वैसे ही समाप्त हो गया। मतलब अचानक से यशोधर्मन का इतिहास में उल्लेख मिलता है और फिर अचानक से ही यशोधर्मन का नाम गायब हो जाता है इतिहास से। तो जैसे वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह गायब हो गया। कोई बड़ा इंपैक्ट भारतीय राजनीति पे हमको उसका दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि कोई राजवंश चल रहा है यशोधर्मन के नाम से, बस यशोधर्मन और काम खत्म। देखो फिर राजनीतिक सत्ता क्या है, बदलती है। राजनीतिक सत्ता कैसे बदलती है, अभी तो क्या है, यशोधर्मन
यशोधर्मन कहां कहां, बंगाल और मगध दोनों जगह इसी का कब्जा है। मालवा में भानुगुप्त के मरने के बाद और उसके जो गुप्त राज्य के जो वंशज थे वो गद्दी संभाले हुए हैं, लेकिन ये यशोधर्मन भी अचानक से मारा जाता है। अब कैसा क्या है अपन को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है इतिहास में। तो फिर जो परवर्ती गुप्त लोग थे, जो गुप्तों के वंशज थे, वो फिर छोटे छोटे एरिया में शासन कर लेते हैं। जैसे मगध, यशोधर्मन की मृत्यु के बाद मगध में एक दामोदर गुप्त नामक व्यक्ति शासन करता है। दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त नामक व्यक्ति शासन करता है। मालवा में भी गुप्तों के वंशज का शासन कर रहे हैं, लेकिन अब इस काल में एक दो नए राजवंश हमको दिखाई देते हैं। यहां पर कन्नौज में एक नया राजवंश उत्पन्न होता है जिसका नाम था मौखरी वंश। मौखरी वंश। और इधर हरियाणा वाले क्षेत्र में एक नया राजवंश पैदा हो रहा है, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, ठीक है। कन्नौज का मौखरी वंश, हरियाणा का थानेश्वर, हरियाणा के थानेश्वर में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। मगध में परवर्ती गुप्त चल रहे हैं, दामोदर गुप्त। और बंगाल, बंगाल में गौड़ वंश का शासक आ गया है, शशांक। शशांक। अब देखो मौखरी, मौखरी वंश अभी इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनके उभरता है। ये मौखरी लोग, अभी इनका थोड़ा सा अपन अलग से पढ़ेंगे, मौखरी कौन थे क्या थे। अभी तो बस इतना समझ लो कि कन्नौज में एक मौखरी वंश है जो परवर्ती गुप्त काल में सबसे ताकतवर बनके उभरता है। अब जब मौखरी वंश ताकतवर होगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या है, अपना ये साम्राज्य विस्तार करेगा। और जब अपना ये साम्राज्य विस्तार करेगा तो ये सबसे पहले किसको जीत लेगा, मगध को। मगध को जीत लेगा। अब मगध का जो शासक था दामोदर गुप्त, उसने थोड़ा बहुत लड़ा और फिर ये मगध को छोड़ के भाग जाता है। और भाग के कहां शरण लेता है, मालवा में। और मालवा के शासक को मार के खुद गद्दी पर बैठ जाता है दामोदर गुप्त। अब दामोदर गुप्त जो मगध का शासक था वो कहां का शासक हो गया है, बंगाल का शासक। और मगध किसके पास चला गया, कन्नौज के पास चला गया, ठीक है। दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त के बाद महासेन गुप्त आता है। महासेन गुप्त। दामोदर गुप्त के बाद कौन गद्दी पर बैठता है, महासेन गुप्त शासन पे बैठता है। अब देखो ये कन्नौज मगध तक तो था ही, अब इनको डर ये था कि कन्नौज फिर अपना साम्राज्य विस्तार ना करके मालवा भी हमसे ना छीन ले, ये कमजोर है। तो ये अब इसके लिए क्या करते हैं, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, कन्नौज के मौखरी वंश के प्रकोप से बचना है तो एक थानेश्वर में पुष्यभूति वंश है, इससे अपन संबंध जोड़ लेते हैं। तो महासेन गुप्त अपनी बहन महोसेन गुप्त, जिसका नाम क्या है, महोसेन गुप्त या महोसेन गुप्त, ये है इसकी बहन। महासेन गुप्त अपनी बहन महोसेन गुप्ता की शादी पुष्यभूति के वंश के शासक प्रभाकर वर्धन से कर देता है। प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन की शादी कर लिया तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया कि अब कन्नौज का मौखरी वंश हम पे आक्रमण करेगा तो ये हमारे साथ देंगे, मतलब अपनी इसने टाइप से एक सिक्योरिटी की व्यवस्था करके रखी। ये निश्चिंत हो गया महासेन गुप्त की, अब अपन को कोई दिक्कत है नहीं। महासेन गुप्ता के बाद शासक बनता है देवगुप्त। देवगुप्त। और देवगुप्त जब गद्दी पर बैठता है तो एक बड़ा परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है कि प्रभाकर वर्धन और महासेन गुप्ता के 3 बच्चे होते हैं। एक होता है हर्षवर्धन, एक होता है राज्यवर्धन और एक लड़की होती है राज्यश्री। राज्यश्री। तो होता क्या है, ये पुष्यभूति वंश वाला अपनी लड़की राज्यश्री की शादी मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से कर देता है।
मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से कर देता है। अब इनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए तो ये फिर साइड लाइन में चले गए, क्योंकि अभी तो देखो इनने इनको लड़की दी है, तो निश्चित रूप से अब पुष्यभूति वंश क्या है, मौखरी वंश का ही साथ देगा, ये पीछे छूट गया। तो ये अब सोचा कि क्या करना चाहिए, तो ये क्या करता है, देवगुप्त बंगाल के शासक शशांक से मैत्री कर लेता है, मैत्री कर लेता है। शशांक और देवगुप्त दोस्त हो गए, और ये दोनों मिलके अब क्या है, मौखरी वंश पर आक्रमण करेंगे और मौखरी वंश के शासक को मार देंगे। जब मौखरी वंश के शासक को मार देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, इनने अपनी लड़की की शादी करी और उसके पति को इनने मार दिया, तो ये इस पे आक्रमण करेंगे ना। तो ले दे के अब ये होगा कि ये दोनों मिलके मौखरी वंश के शासक को मार देंगे, तो मौखरी वंश तो खत्म हो जाएगा यहीं पे। लेकिन फिर इसमें से एक हर्षवर्धन रहेगा जो इसका बदला लेगा और इस पूरे क्षेत्र में फिर नया साम्राज्य स्थापित करेगा, वर्धन वंश। ठीक है ना। तो देखो परवर्ती गुप्तों की कहानी केवल इतनी ही थी, आपसी संघर्ष है, हुणों का आक्रमण है, एक दो नए राजवंश दिखाई देते हैं और गुप्त शासक फिर पूरी तरीके से इतिहास से गायब हो जाते हैं। देखो यहाँ पर ये देवगुप्त है, ये भी गुप्तों के वंशज हैं, शासन कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, ताकतवर हो गया मौखरी वंश, और फिर मौखरी वंश के बाद कौन सा वंश आता है, वर्धन वंश। तो जो परवर्ती गुप्तों के बाद 100-200 साल तक ये संघर्ष चलता है, फिर जो जिसको हम कहते हैं गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल में हमको क्या है, मौखरी वंश दिखाई देता है और वर्धन वंश दिखाई देता है। मतलब भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में अब दो राजवंश हमको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, मौखरी वंश और वर्धन वंश। पहले मौखरी वंश का उद्भव होता है, ये ज्यादा ताकतवर होते हैं, और उसके बाद इनका उद्भव होता है। ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा मौखरी वंश को देख लेते हैं, इतिहास में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यदि इसमें से क्वेश्चन पूछा भी गया है, एक बार 3 नंबर का पूछा गया है मौखरी वंश के बारे में, कोई शासक का पूछ सकता है, ग्रहवर्मा, सर्ववर्मा। बड़ा जो क्वेश्चन बनेगा या तो गुप्त से बनेगा या फिर किससे बनेगा, वर्धन वंश से। इसके बीच, इसके अतिरिक्त और कुछ कहानी है नहीं। ठीक है। तो देखो ये परवर्ती गुप्त शासकों की कहानी है। अब इसमें अपन जब वर्धन वंश को पढ़ेंगे तब देखेंगे इनके आपस में क्या संघर्ष हुआ, वो आगे की कहानी है। अभी लेकिन अपन अपना फोकस क्या करते हैं, गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल में अपना जो पहला राजवंश है वो क्या है, मौखरी वंश। गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल का जो मेन राजवंश है वो है मौखरी वंश। मौखरी वंश। ठीक है ना। मतलब देखो हमने देखा है कि गुप्तों के बाद परवर्ती गुप्त रहते हैं, छोटे छोटे एरिया में शासन करते हैं, इसके अतिरिक्त और भी छोटे छोटे राजवंश पैदा हो जाते हैं। इनमें ही एक वंश है मौखरी वंश, लेकिन देखेंगे अंत में कहानी किसके हाथ में आएगी, वर्धन वंश। और वर्धन वंश सबको खत्म करके गुप्तों के बाद एक बड़ा राजवंश स्थापित करेगा। लेकिन ये मौखरी भी थोड़े बहुत समय तक उस क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली बने रहते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस मौखरी वंश का इतिहास हम जान लेते हैं। मौखरी वंश की जानकारी में क्या है, कुछ अभिलेख का नाम आपको याद रखना है। अभिलेख, इनका एक अभिलेख है हरहा का लेख। हरहा का लेख, ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। और इसमें क्या है, ये जो मौखरी वंश के शासकों का नाम मिलता है, शासकों का उल्लेख है, मौखरी वंश के शासकों का उल्लेख है। दूसरा जो अभिलेख मिला है वो है जौनपुर का लेख। जौनपुर का लेख, जौनपुर, यह लेख, और इस लेख में वर्धन, ये जो मौखरी वंश है, मौखरी वंश के 3 शासकों का उल्लेख मिलता है।
तीन शासक, ईशान वर्मा, हरिवर्मा और आदित्य वर्मा। ईश्वर वर्मा, आदित्य वर्मा, हरिवर्मा, नाम लिख रही बस, जौनपुर का लेख याद रख लेना। तीसरा अभिलेख मिलता है असीरगढ़, असीरगढ़ मुद्रा लेख, असीरगढ़ मुद्रा लेख। ठीक है ना। और इस लेख में ये मौखरी वंश के 5 शासकों का उल्लेख है, 5 शासकों का उल्लेख है। और हाँ बस रहने दो, इतने नाम याद रख लेना। चौथा इनका अभिलेख मिलता है बराबर तथा नागार्जुनी लेख, बराबर तथा नागार्जुनी लेख। बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में है। ठीक है, इसमें भी इनके अलग अलग शासकों का उल्लेख मिलता है। एक दो लेख और हैं, एक है वड़वा यूप लेख, पांचवा लिखना, वड़वा यूप अभिलेख। तो ये कहां से मिला है? ये राजस्थान से मिला है, राजस्थान से मिला है। और एक है सोहनाग का अभिलेख, सोहनाग का अभिलेख, ये मिला है देवरिया उत्तर प्रदेश से, देवरिया उत्तर प्रदेश, देवरिया उत्तर प्रदेश से मिला है। ठीक है, तो देखो अलग अलग जगह से अभिलेख मिला है, इसका मतलब ये है कि इनका प्रभाव बड़े क्षेत्र में था। देखो ज्यादातर अभिलेख उत्तर प्रदेश के आसपास मिले हैं, मतलब मगध के आसपास, बिहार उत्तर प्रदेश मगध वाला क्षेत्र इनका। देखो मौखरी वंश है तो कन्नौज, तो देखो ज्यादातर लेख कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, तो ज्यादातर अभिलेख उत्तर प्रदेश में मिले हैं। फिर इनने मगध पर भी कब्जा कर लिया था, इसका भी ऐतिहासिक प्रमाण है कि वो शासक वहां से भाग के मालवा पहुंच गया था, दुश्मनी इन्होंने लंबे समय तक निभाई है। मगध भी इनके कब्जे में हो गया, असीरगढ़ मध्य प्रदेश यहाँ पे भी इनका है, राजस्थान तक अभिलेख मिले, मतलब इनने थोड़े बड़े क्षेत्र में शासन किया है मौखरी वंश से। ठीक है ना, तो इन अभिलेखों से ही पता चलता है कि ये लोग बड़े क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, मतलब परवर्ती गुप्तों में से सबसे बड़ा साम्राज्य इन्हीं मौखरियों ने स्थापित किया। और एक लाइन और याद रखना है कि मौखरी वंश का मूल स्थान गया, बिहार बताया गया है। इनका मूल स्थान मतलब यहीं से उत्पन्न हुए हैं। उल्लेख इनका बहुत पहले से मिलता है मौखरी जाति का। आपको पतंजलि के महाभाष्य की जो किताब है उसमें मौखरी वंश का थोड़ा सा जन्म मिलेगा। फिर कुछ किताब में इनको मुखर जाति का जो उल्लेख मिला है। ले देखो उल्लेख पहले से होते रहा है, लेकिन एक राजवंश के रूप में ये परवर्ती गुप्त काल में ही अस्तित्व में आते हैं। ठीक है ना। अब देखो मौखरी वंश में हमको कुछ शासकों का नाम याद रखना है। जैसे सबसे पहले देखना पड़ेगा, इसका जो प्रथम शासक है वो है हरिवर्मा, यहीं से हमको इसका इतिहास जानने को मिलता है। और हरिवर्मा का जो टाइम पीरियड है वो 510 ईस्वी है। मौखरी वंश का जो पहला शासक है वो है हरिवर्मा, 510 ईस्वी के आसपास। और देखो जब मौखरी वंश कन्नौज में है, इनके अभी पहले जो परवर्ती गुप्त शासक है उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध है। परिवर्ती गुप्त शासक से इन लोगों के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। परवर्ती गुप्त शासकों से इन लोगों के संबंध मैत्रीपूर्ण थे, क्योंकि देखो अभी क्या है, दोनों ही कमजोर शासक है, कोई किसी को दबा नहीं पा रहा है, दोनों ही कमजोर शासक है, तो दोनों ही क्या है, अपने अपने हिसाब से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए हैं। फिर हरिवर्मा के बाद गद्दी पर बैठता है आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा, ठीक है ना। और ये आदित्य वर्मा वैवाहिक संबंध गुप्तों से स्थापित करता है, मतलब इनका पीढ़ी दर पीढ़ी वैवाहिक संबंध चलते हैं। तीसरा शासक होता है ईश्वर वर्मा, ईश्वर
वर्मा। ठीक है। ईश्वर वर्मा, इस ईश्वर वर्मा को याद रखना क्योंकि ये ईश्वर वर्मा पहला शासक है जिसने मौखरी वंश को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। एक स्वतंत्र मतलब क्या है, थोड़ा सा ताकतवर हो गया था ईश्वर वर्मा। गुप्तों से भी संबंध को इसने विच्छेद कर लिया था, और जो ईश्वर वर्मा है, यही ईश्वर वर्मा आगे चल के बहुत शक्तिशाली होता है। ठीक है ना। ईश्वर वर्मा, फिर ईशान वर्मा, ईशान वर्मा। ठीक है। और फिर आगे दो शासक हैं, एक है सर्ववर्मा, सर्ववर्मा। सर्ववर्मा, और सर्ववर्मा के बाद उसका लड़का अवंती वर्मा। सर्ववर्मा, सर्ववर्मा के बाद उसका लड़का अवंती वर्मा। ठीक है। अब देखो, इसी समय क्या है, इनके जो महासेन गुप्ता था, अभी अपन ने देखा था ना, गुप्त शासक महासेन गुप्ता, महासेन गुप्त, ये अवंती वर्मा की अधीनता स्वीकार करता है, अवंती वर्मा की अधीनता स्वीकार करता है। लेकिन आगे चलकर ये महासेन गुप्ता का जो लड़का होता है वो इनके खिलाफ विद्रोह कर देता है। अवंती वर्मा के बाद उसका लड़का कौन बैठता है गद्दी पर? ग्रह वर्मा, ग्रह वर्मा। अभी जो परवर्ती गुप्त है महासेन गुप्त, वो इनकी अधीनता स्वीकार कर रहा है, लेकिन आगे चलकर क्या है, ये महासेन गुप्ता यहां से विद्रोह कर देगा। ठीक है ना। और अवंती वर्मा के बाद उसका लड़का ग्रह वर्मा राज बनता है, और इसी ग्रह वर्मा का विवाह, इसी ग्रह वर्मा का विवाह कहां हो जाता है? थानेश्वर वंश में, थानेश्वर वंश। और बस इसी के बाद फिर अपन वो पूरी कहानी देख रहे हैं कि जो महासेन गुप्ता, फिर उसका लड़का जो देवगुप्त बनता है, देवगुप्त बंगाल के शासक शशांक को मिलकर इस ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। कौन कौन मिलकर? ये मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल का शासक शशांक, ये दोनों मिलकर ग्रह वर्मा की हत्या कर देते हैं, और इस रूप में मौखरी वंश का अंत हो जाता है। बस इतनी सी कहानी मौखरी वंश में। मौखरी वंश में यदि 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो एक तो क्या आएगा, केवल मौखरी वंश के बारे में, तो बता देना परवर्ती गुप्त था, इनकी राजधानी कन्नौज थी और 1-2 शासक हैं। या फिर क्वेश्चन ये पूछेगा ग्रह वर्मा के बारे में, 3 नंबर में पूछ सकता है ग्रह वर्मा, तो ग्रह वर्मा बता देना मौखरी वंश का शासक था, और ये अंतिम शासक था मौखरी वंश का। इसका वैवाहिक संबंध थानेश्वर के पुत्रभूति वंश से हुए थे, और उसकी हत्या देवगुप्त और शशांक ने मिलकर कर दी थी। इसके अतिरिक्त और कुछ इस मौखरी वंश से हमको क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। जो बड़ा क्वेश्चन पहले ही बताया वो पूछा जाएगा आपसे वर्धन वंश से। मौखरी वंश से केवल ये 3 नंबर के ही 2-3 क्वेश्चन है जो बताया वही पूछे जाएंगे। जो अगला बड़ा राजवंश स्थापित होता है वो क्या है? पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्धन वंश। और इसी में एक जो शासक होता है वो होता है हर्षवर्धन। बस इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर्षवर्धन। बस ये, यदि पुष्यभूति वंश से क्वेश्चन आएगा तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल से आएगा। और ये हर्षवर्धन के साथ ही जब हर्षवर्धन मरेगा तो इतिहासकार फिर यहां से कहते हैं कि प्राचीन भारत हर्षवर्धन के साथ से ही खत्म हो जाता है। इसके बाद जो शासन, इसके बाद को जो टाइम पीरियड को कहते हैं पूर्व मध्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व मध्य काल। प्राचीन भारत केवल हर्षवर्धन तक ही था। तो थोड़ी सी
इन हर्षवर्धन की कहानी अभी अपन देखेंगे। पहले क्या है, पुष्यभूति वंश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये पुष्यभूति वंश कहां से आया, कौन थे, क्या थे, क्या इनकी कहानी है। पुष्यभूतियों के बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं। देखो ये कहां के हैं, थानेश्वर, हरियाणा के थानेश्वर। वहां पे एक नया साम्राज्य स्थापित होता है, किस नाम से, वर्धन वंश के नाम से। और इन वर्धन वंश में भी जो अपन को जो पहला शासक है जिसका हमको उल्लेख मिलता है वो है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, ठीक है। शासक कौन, पहला शासक, इसी का नाम याद रखना, प्रभाकर वर्धन। फिर क्या देखना है, इस प्रभाकर वर्धन की शादी किससे हुई है, गुप्त शासक महासेन गुप्ता की बहन महोसेन गुप्त से इसकी शादी हुई। महोसेन गुप्त, इससे इसकी शादी हुई। और वही बताया कहानी क्या थी कि जो गुप्त मालवा का गुप्त शासक है महासेन गुप्त, वो कन्नौज के मौखरी वंश की बढ़ती हुई शक्ति से परेशान था। उसी के डर के कारण इसने वैवाहिक संबंध थानेश्वर के पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से स्थापित कर ली, अपनी बहन की शादी कर दी। इनके 3 बच्चे होते हैं। बड़ा लड़का था राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। दूसरा लड़का था हर्षवर्धन। तीसरी लड़की थी राज्यश्री, राज्यश्री, ठीक है। ये कहानी थी। अब इसमें ट्विस्ट क्या आता है कि ये अपनी लड़की राज्यश्री की शादी कन्नौज वंश के शासक ग्रहवर्मा से कर देते हैं। ये कहां चली गई, कन्नौज में चली गई, ग्रहवर्मा के साथ कन्नौज। अब 2 मजबूत शक्तिशाली शासक हो गए, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश और कन्नौज में मौखरी वंश। ये बात मालवा के शासक देवगुप्त को पसंद नहीं आती है, क्योंकि देवगुप्त के बाप ने अपनी बहन की शादी यहां करी थी इनके डर के कारण, और इन लोगों ने इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। तो जो मालवा का शासक है देवगुप्त, मालवा, मालवा का शासक देवगुप्त है, ये दोस्ती कर लेता है बंगाल के शासक शशांक के साथ। बंगाल के शासक शशांक के साथ, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या है, ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं। ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं और उसकी जो पत्नी रहती है राज्यश्री, ये जंगल में भाग जाती है इनके बचने के कारण, इनसे इन दो से बचने के लिए जंगल में भाग जाती है। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये ग्रहवर्मा यहाँ का दामाद था, इसकी हत्या कर दी थी। तो अब ये लोग आएंगे, तो इनका जो बड़ा लड़का रहता है प्रभाकर वर्धन का, राज्यवर्धन, ये योग्य व्यक्ति था। हर्षवर्धन तो उस समय उसका ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता, उसको राजकाज से ज्यादा कोई मतलब था नहीं, मतलब थोड़ा सा आवारा किस्म का कह सकते हैं हर्षवर्धन, ज्यादा उसका इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता प्रारंभिक। ये राज्यवर्धन मेन था। राज्यवर्धन जाता है और यहां पर क्या है, अब बदला लेगा, देवगुप्त की हत्या कर देगा और आगे जाके बंगाल पहुंच जाएगा, क्या है, शशांक से लड़ने। लेकिन शशांक बहुत चालू था, शशांक ने अपनी बहन को आगे कर दिया, तो राज्यवर्धन उसकी बहन को देख के उससे शादी का प्रस्ताव कर देता है, और इसी वैवाहिक प्रस्ताव के चलते दोनों की दोस्ती हो जाती है, और शशांक इस राज्यवर्धन को अपने घर में बुलाता है और धोखे से उसकी हत्या कर देता है। तो ले देके ये कहानी है कि राज्यवर्धन भी मारा जाता है। राज्यश्री जंगल में भाग गई है, उसका पति मर गया है, और अब बचता केवल हर्षवर्धन है। अब हर्षवर्धन को यह जानकारी मिलती है कि तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, भाई मर गई, तुम्हारा जो जिया जी थे उसको भी मार दिया गया, तुम्हारी जो बहन है वो जंगल में शरण है, और वो अब उसको ये पता चलता है। तो फिर ये हर्षवर्धन लाइमलाइट में आता है और ये अपने भाई की अर्थी पर ही शपथ लेता है कि जब तक उनने कहा कि इन सबको नष्ट नहीं करके और अपनी बहन को कन्नौज का शासक नहीं बैठा देगा, तब तक उनने कहा चैन से नहीं बैठेगा। और फिर यहाँ पर यह आक्रमण करता है, तो ये शशांक तो कहते हैं भाग जाता है, फिर पता नहीं चलता इतिहास में शशांक कहाँ गया, जिंदा है, मर गया, क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर ये अपनी बहन राजश्री को ढूंढ के लाता है और उसको कन्नौज की गद्दी पर बैठाता है, और इस रूप में पुष्यभूति वंश हर्षवर्धन का पूरे भारत में शासन स्थापित हो जाता। पूरे भारत का मतलब यही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मालवा,
पंजाब तक का क्षेत्र उसके कब्जे में हो जाता है। तो अब इतिहास में हमको एक नया राजवंश दिखाई देता है, वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश, या इसमें हमको जो देखना है वो क्या है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गुप्तोत्तर काल में जो मेन शासक बनता है वो कौन है, हर्षवर्धन। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्तों के बाद, देखो गुप्तों के बाद 500 के बाद लगभग 150 वर्ष तक कोई जानकारी नहीं है। यही 647 के आसपास हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तब वहीं पे हर्षवर्धन का उल्लेख मिलता है और बड़े क्षेत्र में शासन करता है। बाकी बीच का कोई जानकारी नहीं है। बीच में समय से आया राम गया राम होते हैं, छोटे छोटे शासक बनते रहते हैं, इतिहास में केवल नाम नाम उल्लेख, उनका कोई विशेष इंपैक्ट नहीं है। बड़े इंपैक्ट के साथ जो शासन करता है वो कौन करता है, हर्षवर्धन। ठीक है ना। तो देखो अब हर्षवर्धन के काल में पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि हर्षकालीन साहित्य के स्रोत बताइए, हर्षकालीन इतिहास के स्रोत। ये 200 शब्द में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर्षकालीन इतिहास के स्रोत बताइए। ये क्वेश्चन 200 शब्द में एमपीपीएससी पहले पूछ चुकी है। हर्षकालीन साहित्य के, वो हर्षकालीन इतिहास के स्रोत बताइए। देखो हमने मौर्य काल पढ़ा था, तो मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत देखे थे, और स्रोतों को हम देखे दो भागों में बांट देते हैं, एक को कह देते हैं साहित्यिक स्रोत और एक को कह देते हैं अभिलेखीय स्रोत। ऐसे करके देखते हैं ना कि साहित्य कौन कौन सा मिला है जिसमें हर्षकाल की जानकारी मिली है, और अभिलेख कौन कौन से मिले हैं जिसमें हर्षकाल की जानकारी मिलती है। तो इन्हीं दोनों से क्या है, हमको हर्षकालीन इतिहास की जानकारी मिलेगी। तो देखो 200 शब्द में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे मेन किताब है इनकी हर्षचरित। हर्षचरित, ठीक है ना। और ये हर्षचरित किसकी है, वाणभट्ट की किताब है। वाणभट्ट की किताब हर्षचरित हर्षकालीन इतिहास की जानकारी का सर्वप्रथम स्रोत है। ठीक है ना। यह हर्षचरित इतिहास में गद्य काव्य लिखने का प्रारंभिक साक्ष्य है। गद्य काव्य लिखने का प्रथम प्रयास, ठीक है ना। और ये वाणभट्ट कौन था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि। इस हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन, उसके राज्यरोहण, प्रारंभिक जीवन, उसके राज्यरोहण, उसके सैनिक अभियान, सैनिक अभियान आदि की हमको जानकारियां मिलती हैं। मतलब ये ग्रंथ हर्षकालीन इतिहास और संस्कृति को जानने का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। हर्षकालीन इतिहास और संस्कृति दोनों को जानने का प्रमुख ग्रंथ है। भाई देखो उनने, हर्षवर्धन ने अपना दरबारी कवि वाणभट्ट, उससे किताब लिखवाई हर्षचरित। हर्षचरित मतलब पूरा हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन प्रारंभिक जीवन कब पैदा हुआ, कहाँ स्कूल जाता था, कौन दोस्त थे, फिर उनने कैसे युद्ध जीते और राज्य पे कब्जा किया, साम्राज्य विस्तार कैसे किया, तो पूरी जानकारी हर्षचरित्र से मिलती। ठीक है ना। अब देखो हो सकता है कि ये इसमें जो बातें हो अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो, क्योंकि ये इसका दरबारी कवि है, उसकी बड़ाई बड़ाई लिखेगा, अच्छी बातें ही लिखेगा, लेकिन जानकारी तो इसी से मिलती है। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में पहला स्रोत है हर्षचरित्र। दूसरी किताब है कादंबरी। कादंबरी यह भी वाणभट्ट की ही किताब है। वाणभट्ट की ही किताब है। ठीक है ना। और देखो है, अब इसमें हर्ष की कहानी नहीं है, कादंबरी अलग कहानी है, लेकिन फिर भी इससे हमको क्या मिलता है कि हर्षकालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन का ज्ञान मिलता है। हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का ज्ञान मिलता है।
हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का ज्ञान मिलता है। तीसरी साहित्यिक कृति है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये एक महायान बौद्ध ग्रंथ है। महायान बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है ना। और इसमें हर्ष के लिए केवल हा शब्द का उल्लेख किया गया है। ये पूछा गया है प्री में कि हर्षवर्धन के लिए केवल हा शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ठीक है ना। और ये दरअसल क्या है, 6वीं से 7वीं शताब्दी तक का इतिहास बताता है और उसी काल में हर्षवर्धन का शासनकाल था। तो अंदाजा लगा लिया कि जो हा शब्द है वो हर्ष के लिए ही उपयोग में लाया गया है, ठीक है। फिर चौथा साहित्य में आप लिखोगे, चौथा पॉइंट, और वो बताओगे हर्ष के ग्रंथ। हर्ष के ग्रंथ। हर्ष के ग्रंथों में 3 किताब हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका ये 3 किताब थी, हर्षवर्धन ने स्वयं लिखी थी। देखो इसमें जो रत्नावली है, रत्नावली और प्रियदर्शिका दोनों में ही क्या है, रत्नावली और प्रियदर्शिका दोनों क्या लिख रही हैं? दोनों दरबार, प्रेम तथा दरबार के षड्यंत्रों से संबंधित है। प्रेम तथा दरबारों के षड्यंत्रों से संबंधित है। प्रेम तथा दरबारों के षड्यंत्रों से संबंधित है। और जो नागानंद है, इसमें हर्षवर्धन की दानवीरता का वर्णन है। हर्ष की दानवीरता का वर्णन है। हर्ष की दानवीरता का वर्णन है, ठीक है ना। तो देखो इन तीनों किताब से भी हमको हर्षकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो देखो ये हर्षकालीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं कि साहित्यिक स्रोत में देखो हर्षचरित, कादंबरी, ये दोनों बाणभट्टी की रचनाएं हैं। फिर आर्य मंजूश्री मूलकल्प बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन इसी काल में लिखा गया है, इसलिए हर्षकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और हर्ष के खुद के 3 किताबें हैं, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। कोई इतिहास नहीं लिख रहा है वो, लेकिन उनने जो कथा कहानी लिखी है उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा इनका समाज था, क्या इनकी संस्कृति थी और क्या इनकी कला के बारे में जाने। तो देखो ये इतिहास के इनके साहित्यिक स्रोत है। ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, प्री में कई बार पूछी जा चुकी हैं कि हर्ष की किताब कौन सी है, बाणभट्ट की किताब कौन सी है, कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है ना। तो इनको आप दोनों दृष्टि से याद कर लेना, प्री में भी काम आएगी और मेंस का तो टॉपिक है ही कि हर्षकालीन इतिहास के स्रोत। ये तो उसके साहित्यिक स्रोत हो गए हैं। अब दूसरा हमको देखना है उसके अभिलेखीय स्रोत। 2-3 अभिलेख हैं जिन अभिलेखों से हमको हर्षकालीन साहित्य की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो अब अभिलेख के स्रोत को अपन अब कल देखेंगे, अभी के लिए बस इतना ही, आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे।